हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, 27 फरवरी को आप लोगों का विज्ञान का पेपर है। बहुत सारा कमेंट मेरे प्यारा था, सर विज्ञान का तैयारी कब नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे। और भाई, हमने इतनी वीडियो बना रखी है, फिर भी आप करो विज्ञान की तैयारी। तो देखो, जब तक मैं हूं ना, तो ये जो आप लोगों का टारगेट हर एक विषय में 100 में 95 नंबर का, वो आप लोगों का समझ के चलिए कि 100% पूरा होने वाला है। अब मैं आज का जो प्रश्न कराने वाला हूँ कि 27 फरवरी को 100% एग्जाम में आएंगे, उसको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। बहुत सारे वीडियो आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे सभी लोग और कहेंगे कि 95 नंबर पक्का। और 10 मिनट में आपका 15 बहुविकल्पीय रहेगा। तो 15 बहुविकल्पीय से लग रहा है कि आप लोग 95% ला दोगे कभी? 95% लाने का मतलब संपूर्ण तैयारी, जो कि मैं करा रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, पूरे किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जब हमने पूरा लिखा है बैठ के भैया 1.5 घंटे, 65 कम से कम 60 या 65 बहुविकल्पीय प्रश्न आज की वीडियो में मिलेगा, पूरे के पूरे किताब की। इसके बाद कोई बहुविकल्पीय प्रश्न देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो शायद ही कोई आप लोगों को यूट्यूब पे बताए, क्योंकि उतना लिखना पड़ता है, कोई लिख नहीं पाएगा और बता ही नहीं पाएगा और वादा करेगा आप लोगों से कि 95 नंबर। तो मैं एक मात्र ऐसा हूं कि आप लोगों के लिए सब कुछ है, चाहे मैं 4 घंटा लिखूं चाहे 5 घंटा लिखूं, लेकिन सबका टारगेट इतना ही होना चाहिए। सब इतना सभी लोग लेकर आएंगे भी। अब देखो, वो भी मैं आप लोगों को बताऊं कि हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न हमने लिया है। 2014 से लेकर 2022 तक जो लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, उसी का सीरीज हमने लिया है। और आज की वीडियो कंप्लीट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। बहुविकल्पीय 65 प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय सभी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक करना है, 5000 टारगेट लाई रखा हूं। बहुत चिल्लाते हो ना आप लोग कि तैयारी नहीं हो रही है, तो तैयारी तो मैं करा रहा हूँ। अब मैं भी चिल्ला रहा हूँ कि लाइक करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोग करते हो। अब वीडियो को शेयर करो, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। कह रहा है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है, तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? ठीक है, ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए लाल रंग में, ऑप्शन बी पीले रंग में, ऑप्शन सी हरे रंग में, ऑप्शन डी बैगनी रंग में। ठीक है, तो बताइए कि जब प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो सबको मालूम होना चाहिए कि बैगनी रंग का। मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार आता है। तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का, और सबसे कम पूछ लेता तो आप क्या बताते हैं? तो सबसे कम होता है लाल रंग का। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। देखो, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न है कि विद्युत जनित्र, जनित्र मतलब होता है जनरेटर, ठीक है? तो विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, जनित्र जो जनरेटर होता है, तो पहले उसे हम लोग हैंडल चलाते हैं, मतलब पहले उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तब जाके वह विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पहले उसको हम यांत्रिक ऊर्जा देंगे, तब जाके वो विद्युत ऊर्जा में चेंज होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि अगर उत्तल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु खड़ी है, मतलब यू का वैल्यू दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब वी का वैल्यू बताइए। तो जैसे आप 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का जैसे दर्पण सूत्र लगाओगे, और दर्पण सूत्र से जब आप v का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इसका आएगा आप लोगों का 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, मतलब v का वैल्यू आएगा 10। ठीक है, और ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। इसको लगा लेना। f का वैल्यू मालूम ही चल गया है, u का वैल्यू मालूम ही चल गया, फार्मूले पे आप लोग रख के और v का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, मतलब v का वैल्यू आएगा 10। ठीक है, चलिए कर लेना। और ये प्रश्न तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 4 बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 यह है कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। ठीक है, अब प्रतिरोध पूछा है। और देखिए V का वैल्यू आपको दिया है, V बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट, और W बराबर दिया है आपको 100 वाट, और आपको पूछा है कि प्रतिरोध R का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो R बराबर क्या होगा? देखिए, आर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, एक होता है वी स्क्वायर बटे में डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। वी स्क्वायर मतलब 220 गुणे 220,
और नीचे W का वैल्यू कितना दिया है, कितना वाट P, ठीक है, P का वैल्यू दिया है। जैसे वाट मतलब वाट जो आता है P का वैल्यू होता है, जैसे P का मतलब पावर का मात्रक वाट होता है, तो P का वैल्यू आपको दिया है 100 और V का वैल्यू दिया है 220, तो फार्मूला बनता है R बराबर V स्क्वायर अपान के P, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना आप लोगों का 100 वाट है, तो नीचे आप 100 लिख दोगे, एक जीरो से एक जीरो मतलब दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब 22 में जब 22 को गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 484 ओम, ठीक है। मतलब फार्मूला ये होता है, मैं लिख देता हूँ आराम से, R बराबर V स्क्वायर अपान के P, यह फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न यह है कि प्रोपेनाल है, देखो प्रोपेनाल है, ऑप्शन ए C2H5OH, ऑप्शन बी C3H7OH, और ऑप्शन डी है C3H5OH, और ऑप्शन डी जो है वो C3H6OH है। तो बताओ प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल का होता है ऑप्शन बी, याद रखना, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता है प्रोपेनॉल का, ठीक है। तो प्रोपेनॉल का होता है C3H7OH, ठीक है, मतलब बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न हो क्वेश्चन नंबर 6, अधातु है, इसमें बताना कि अधातु कौन है, ठीक है। बताइए अधातु कौन है इसमें से, बताइए क्या होगा, पोटेशियम होगा कि फोरान होगा कि एल्युमिनियम होगा कि सोडियम होगा, बताइए अधातु कौन है इसमें से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबको मालूम है कि जो फोरान है ये आप लोगों का अधातु है, ठीक है। बाकी सोडियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, पोटेशियम, ये सब क्या है, धातु है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7वां देखिए। प्रश्न नंबर 7वां क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, मतलब ठंडे जल से कौन हाइड्रोजन गैस बनाती है, मतलब किसकी अभिक्रिया अगर ठंडे जल से करा दिया जाए तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कार्बन। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करके जानी है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सोडियम, क्योंकि सोडियम को अगर ठंडे जल में डाल देंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है उससे रिएक्शन करके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क, वृक्क मतलब क्या होता है, सबको मालूम है किडनी, वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी। अब किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है, ऑप्शन है पोषण से, ऑप्शन बी श्वसन से, ऑप्शन डी उत्सर्जन से, ऑप्शन डी परिवहन से। तो देखिए मनुष्य में वृक्क जो है वो किससे संबंधित होता है, तो उत्सर्जन से होता है, ठीक है। चलिए क्योंकि किडनी से ही टॉयलेट बनता है और वो उत्सर्जन का काम करता है, आपको मालूम है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण मतलब ये होता है कि जो भोजन अपना स्वयं बनाते हो, जैसे में पौधा हुआ, तो जैसे पौधा अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो उसके लिए क्या चीज आवश्यक है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए बहुत प्यारा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर दे पाओगे। तो उपयुक्त सभी, क्योंकि सबको मालूम है कि भोजन बनाने के पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधा, उसके लिए सब चाहिए, तो उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, कह रहा है जो कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, कहाँ पे होता है, अमीबा में होता है कि ईस्ट में कि प्लाज्मोडियम में होता है कि लिस्मानिया में, ठीक है। सबको मालूम है कि अलैंगिक जनन मुकुलन कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है, मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 जैसा कि देख पा रहे हैं कि पराग कोष में होते हैं, बताना आप लोगों को कि पराग कोष में होते हैं। ऑप्शन ए है आपका वायदल होता है, कि ऑप्शन बी अंडाशय होता है, कि ऑप्शन सी अंडक होता है, कि ऑप्शन डी परागकण होता है। तो इसका सिंपल ट्रिक यही होता है कि पराग कोष में क्या होता है, तो पराग कोष में परागकण ही होंगे और क्या होंगे, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। देखिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा, सारे प्रश्न को उत्तर दे दोगे अगर ये प्रश्न पूरे तैयार हैं आपको। तो अगर वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, ये सभी। तो इतना तो जानकारी होना चाहिए आप लोगों की कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, उसको आप किसी में भी ले सकते हो, आपकी मीटर में लेना तो मीटर में ले सकते हो, सेंटीमीटर में ले सकते हो, मिलीमीटर में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तो ये सभी होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13। देखिए ये प्रश्न जो है इस पे आप स्टार बना लो क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और कैसे में इसको आप लोग सॉल्व करोगे एग्जाम में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। प्रश्न यह है, पहले पढ़ता हूँ कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। अब वो 4 दिया है ना, आपके एग्जाम में 5 दे सकता है, लेकिन ट्रिक क्या है इसको हल करने का बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे 4 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर करा कि समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर डैश बटे आर का अनुपात होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, आप लोगों को पहले ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, 1/4, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 1/16। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आप लोगों को 1/16। इसको लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी एग्जाम में आएगा तो आप कैसे तुरंत कर दोगे। देखो कोई भी प्रतिरोध का टुकड़ा आर रहेगा, उसको 4 बराबर भागों में या 5 बराबर भागों में, जैसे यहाँ पे 4 कहा है, ठीक है। अब ये बात याद होना चाहिए कि यहाँ पे समांतर क्रम में ही जोड़ना चाहिए उसको, ठीक है। तो यहाँ बोला गया कि समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध अगर आर डैश है और अनुपात याद आपको करना है कि अनुपात हमेशा आपको आर डैश बटे आर देगा, तो इसका वैल्यू हमेशा होगा 1/16। मतलब यहाँ अगर 4 है तो 4 का वर्ग करोगे तो 16 आ जाएगा। अगर 5 टुकड़े में करता है तो 1/25 आ जाता है, 6 टुकड़ों में करता है तो 1/36 आ जाता है। लेकिन अनुपात याद होना चाहिए, यहाँ पे आपका आर डैश होना चाहिए और यहाँ पे आपको इसका तुल्य प्रतिरोध आर डैश और यहाँ पे आपको आर डैश बटे आर ही होना चाहिए। अगर ये आपका अनुपात चेंज कर देता है, मतलब आर को ऊपर कर देता है और आर डैश को नीचे कर देता है, तो 16 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो उस समय इसका आंसर 16 होने लगेगा, ठीक है। अगर आर ऊपर कर देगा आर डैश नीचे, तो उस समय उसका आंसर 16 होगा। तो ये याद रखिएगा, जैसे आप लोगों को घुमाएगा उस तरह आप लोगों को घूम जाएंगे। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना। इस प्रश्न का राइट आंसर इस समय होगा 1/16, ठीक है। चलिए अब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ोगे तभी इसका आंसर दे पाओगे। और यही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। कह रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, कह रहा है, पहले सिचुएशन समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई एक पारदर्शी माध्यम है और एक पारदर्शी माध्यम से अगर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने वाली अगर एक प्रकाश की किरण जा रही है, तो हमें बताना है कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। कब? यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, कि ऑप्शन बी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, कि ऑप्शन सी सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, कि ऑप्शन डी दोनों माध्यम एक ही हो। देखिए एक कंडीशन तभी हो सकता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करे और अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा, तो समझ लीजिए कि 100% सघन माध्यम से वो विरल माध्यम में ही जाएगी, तभी ये कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है। सघन माध्यम से वो विरल माध्यम में जाएगी तभी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि यही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आएंगे 2023 में और आप लोगों को आंसर देना होगा, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 क्या बोल रहा है, ये तो बहुत सिंपल है, इसका उत्तर तो सभी लोग दे दोगे। प्रश्न नंबर 15 का कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है। बताइए विद्युत जो धारा होता है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, वोल्ट मीटर से, कि मीटर से, कि गैल्वेनोमीटर से, कि ऊर्जा मीटर से। बताइए प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, अमीटर से किया जाता है, सिंपल। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और यह प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धावन सोडा, क्या बोला है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, चाहे इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो, और ऑप्शन सी है कि Na2CO3 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट, और ऑप्शन डी है कि CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण कहते हैं। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन सी मतलब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, याद रख लीजिएगा Na2CO3 10H2O, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर ये आपका 16 था, कंप्लीट हो गया। और प्रश्न नंबर देखो 17। प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है कि एक विलयन अगर नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान होगा। तो सबको मालूम है कि अगर नीला से अगर लाल कर देता है तो 100% अम्ल ही होगा वह, क्योंकि अम्ल ही नीले लिटमस को लाल करता है। और जब अम्ल है तो अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। तो 7 तो होगा नहीं, 7 से अधिक ये भी नहीं होगा, 7 से भी अधिक होगा ये भी नहीं होगा, मतलब जब भी होगा तो 7 से कम होगा। 7 से कम आपका ऑप्शन ए ही दिख रहा है, मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा,
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 18 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। आपको बताना है कि कीटोनिक समूह उपस्थित किनमें है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों को आप लोग देख लो और बताना है कि कीटोनिक समूह उपस्थित किसमें है। बहुत प्यारा प्रश्न है और एग्जाम में 2022 में तो बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो देखो कीटोनिक समूह आपका ऑप्शन बी जो होगा ये होगा। ठीक है, देखिए CH3 और कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, सिंगल बॉन्ड से फिर CH3 जुड़ा हुआ है, ये आप लोगों को क्या है, कीटोनिक समूह है। ठीक है, तो ये कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 19। और 19वां प्रश्न तो सिंपल है, सबको मालूम होना चाहिए कि निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में माना जाता है। मतलब ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं। ऑप्शन ए ADP, ऑप्शन बी ATP, ऑप्शन डी AMFP, ऑप्शन डी पाइरुविक। तो सबको मालूम होना चाहिए कि ऊर्जा का सिक्का हम लोग ATP को कहते हैं। किसको कहते हैं, ATP को, एनर्जी ऑफ मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 20वां देखिए, प्रश्न नंबर 20वां क्या है कि निम्न में से कौन सा एक केवल जंतु में पाया जाता है। बताना है कि केवल जंतु में कौन पाया जाता है, मतलब श्वसन पाया जाता है कि तंत्रिका तंत्र की, हार्मोन्स की वृद्धि। केवल जंतु की बात हो रहा है, तो देखिए केवल जंतु की अगर हम बात करें तो केवल जंतु में पाया जाता है तंत्रिका तंत्र, मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और 21 देखिए, 21 क्या है। और ये तो सिंपल प्रश्न है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। और मैं पढ़ता हूं, इसका आंसर सभी लोग दोगे। ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गुड़हल, ऑप्शन डी जो है राइजोपस। तो सिंपल जवाब होना चाहिए आप लोगों का कि मटर। ठीक है, सबको मालूम है कि मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था किस पौधे पे किया था, मटर पे किया था। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 22 की तरफ। और देख लीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरण जब पृथ्वी पर आती है तो कौन सी परत रोकती है, मतलब क्लोरीन परत रोकती है कि ओजोन परत कि ऑक्सीजन परत कि हाइड्रोजन परत। और यह बहुत नॉर्मल प्रश्न है और इसका प्रश्न का उत्तर सभी लोग देंगे। ठीक है, सबको मालूम है कि पराबैंगनी प्रकाश की किरण जब पृथ्वी पर आती है तो उसको एक ही परत रोकती है, ओजोन परत। मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। देखिए प्रश्न नंबर 23 सिंपल क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या आपको दिया है कि 30 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू आपको दिया है कि 30 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। फोकस दूरी मतलब एफ का वैल्यू, तो एफ बराबर क्या होता है, R/2। तो आर यहाँ पे क्या आपका 30 और 30 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 15, मतलब ऑप्शन बी। देखो ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा एक प्रश्न और इस फार्मूले पे, और 1 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 ये कह रहा है कि किसी वस्तु का अगर आभासी और सीधा और अगर बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। कह रहा है कि अगर लेंस हमारे पास उत्तल लेंस है और वस्तु को अगर हम कहाँ पे रखेंगे कि हमें वस्तु का जो प्रतिबिंब मिलेगा वो आभासी देखने को मिलेगा, सीधा मिलेगा और वस्तु से बड़ा देखने को मिलेगा। मतलब किस लोकेशन पे रखेंगे, और ऑप्शन पढ़ता हूँ बताइए। मतलब लेंस के मुख्य फोकस पे रखेंगे कि फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखेंगे कि ऑप्शन सी अनंत पर रखेंगे कि ऑप्शन डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सोच समझ के जवाब दीजिएगा, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच और प्रथम फोकस मतलब F1 के बीच अगर वस्तु को आप रख देते हो तो 100% उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो ये कहाँ रखेंगे, तो प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों 25 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 25 प्रश्न यह है कि विद्युत ऊर्जा का मापन करते हैं। बताइए विद्युत ऊर्जा जो है उसका मापन करते हैं किसके द्वारा, मतलब विद्युत जनित्र के द्वारा करते हैं कि धारामापी द्वारा करते हैं कि अमीटर द्वारा करते हैं कि विद्युत मोटर द्वारा। देखिए विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा था, विद्युत ऊर्जा का अगर मापन किया जाता है तो धारामापी द्वारा किया जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मापन। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों 25 भी प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया और 26 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए 26 क्या है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है
कि वाट होता है कि किलोवाट होता है कि किलोवाट घंटा होता है। देखिए ये सिंपल आप लोगों का, ये तो मात्रक आप लोगों को याद होना ही चाहिए। विद्युत ऊर्जा पूछा है ना, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। बोल्ट, बोल्ट किसका होता है यहाँ पे, विभवांतर का होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। ठीक है, तो मालूम है आप लोगों को। और यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे अगर प्रश्न बढ़े तो 27 भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता आपको बताना है कि कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है कि 5। तो सिंपल आप लोगों को, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। और मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 28 आप देखोगे, और इसका सूत्र तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है। यही प्रश्न पूछा है कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है। CaPO3 होल ट्वाइस होता है कि CaPO4 होता है कि CaPO4 होल ट्वाइस कि CaP2O4 होता है। कैल्शियम फास्फेट की बात कर रहा है ना, तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होगा ऑप्शन सी, CaPO4 होल ट्वाइस होता है। तो यह आप लोगों को जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए आप लोगों को। तो कैल्शियम फास्फेट पूछता है एग्जाम में, 2022 में भी पूछा था ये प्रश्न, और लगातार प्रश्न पूछे आ रहे हैं। हमने आपको आगे ही बताया कि 2014 से लेकर अब तक 2022 तक जितने प्रश्न पूछे गए वही इस वीडियो में आपको बताया जा रहे हैं। इससे बाहर तो प्रश्न आना आएगा ही नहीं। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रिएक्शन है, आपको रिएक्शन देख के आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन हुआ है। रासायनिक समीकरण आपको नीचे दिया हुआ, देखिए बेरियम क्लोराइड का, देखिए बेरियम क्लोराइड एक्वेस के फॉर्म में, मतलब जलीय विलयन में है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी एक्वेस के फॉर्म में। ये दोनों आपस में विक्रिया करके बेरियम सल्फेट बना रहे हैं जो कि ठोस के रूप में प्राप्त हो रहा है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं जो कि एक्वेस के फॉर्म में उपस्थित हो रहा है। और पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है कि निराकरण अभिक्रिया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया है कि इनमें से कोई नहीं। एक ट्रिक बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी रिएक्शन होता है और रिएक्शन के पश्चात, ये तो आपका अभिकर्मक होते हैं और ये आपका उत्पाद होता है, तो जब भी आपका रिएक्शन होता है और उत्पाद में आपको देखना है, अगर उत्पाद में कोई चीज अगर ठोस के रूप में आए, जैसे यहाँ पे एस सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में कोई चीज अगर ठोस के रूप में, अगर उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो 100% यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। तुरंत आंख बंद करके आप लोगों को ट्रिक लगा देना अवक्षेपण अभिक्रिया पे। ठीक है, क्योंकि ठोस के अवक्षेप प्राप्त होते हैं, अवक्षेप प्राप्त होते हैं मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया हुई। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न जो है, यह तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। देखिए क्लोरोफिल हरी पत्तियों में पाया जाता है, सबको मालूम है। तो हरी पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो किसको अवशोषित करता है, जल को कि खनिज लवण को कि प्रकाश ऊर्जा को कि ऑक्सीजन को, बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो देखिए क्लोरोफिल जो है ना, वो आपको प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है क्लोरोफिल। मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। और इनका तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि जो जैव विकास का सिद्धांत था, तो जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले जो साइंटिस्ट थे कौन थे, चार्ल्स डार्विन थे कि ग्रेगर मेंडल थे कि जगदीश चंद्र बोस थे कि हरगोविंद खुराना थे। देखिए जैव विकास का जो सिद्धांत दिए थे वो चार्ल्स डार्विन थे। कौन, चार्ल्स डार्विन। मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए आप 32, और इस जल्दी से आंसर आप इसका बताइए हमें कि मानव में भ्रूण, बोला है कि मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है, अंडाशय से मिलता है कि प्लेसेंटा से मिलता है कि वृक्क से मिलता है कि फेलोपियन ट्यूब से मिलता है। मानव में भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो कहाँ से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए मानव में जो भ्रूण को पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा से मिलता है। और यह प्रश्न देखिए वाकई में बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आएंगे, लेकिन आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। अब देखिए विषमपोषी नहीं है पूछा है। ठीक है, विषमपोषी नहीं है, फफूदी, ऑप्शन बी फीता कृमि, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी मनी प्लांट। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो विषमपोषी नहीं है, तो देखिए जो मनी प्लांट है विषमपोषी नहीं होता है। बाकी देखिए फीता कृमि, ईस्ट, फफूदी ये सब विषमपोषी होते हैं। अब पूछा है कि विषमपोषी नहीं है मतलब मनी प्लांट जो है विषमपोषी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न बढ़ेंगे और इसका आंसर आप दीजिए 34 का कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर आपके पास अवतल दर्पण है
और वस्तु को आपने रख दिया मुख्य फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर, कि दर्पण के पीछे, कि अनंत पर, कि ध्रुव पर? तो बिना सोचे समझे आप दोगे कि जब एफ पर, मुख्य फोकस पे जब हम लोग वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है। जस्ट उल्टा होता है, फोकस पे रखोगे तो अनंत पे, और अनंत पे रखोगे तो फोकस पे। तो हालांकि यहाँ पे हमसे पूछा है कि अगर फोकस पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। सिंपल जवाब होना चाहिए। ठीक है, चलिए 34 भी हो गया ना, 35 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 35 देखिए, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। कह रहा है कि किस माध्यम में अगर प्रकाश की चाल की बात करें तो सबसे न्यूनतम होती है। न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम किस में होती है प्रकाश की चाल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा प्रकाश की चाल उसमें सबसे कम होती है। तो आप ही बताओ कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसके होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तब हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है तो प्रकाश की चाल सबसे कम इसी में होगी। मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है मेरे प्यारा बच्चों कि 5 ओम प्रतिरोध तार को अगर 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। तो बताइए कि 5 ओम प्रतिरोध के तार का टुकड़ा है, ठीक है, 5 ओम प्रतिरोध के तार का टुकड़ा है। आप 5 बराबर भागों में कर दोगे तो एक एक में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका प्रतिरोध का मान कितना होगा? सिंपल 1 ओम होगा। ऐसे ही देखने को मिल रहा है। अब बताइए कि 5 ओम प्रतिरोध का तार का टुकड़ा है और उसको 5 बराबर भागों में बांटोगे तो एक एक टुकड़ा बराबर बराबर हिस्सा में आएगा, मतलब 1 ओम आएगा। सिंपल। चलिए ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न था। और ये भी प्रश्न बहुत भारी थोड़ी है कि विद्युत शक्ति का मात्रक तो पूछ रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है कि वाट होता है कि एम्पियर होता है कि ओम होता है? तो देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक तो सबको मालूम है कि शक्ति किस में नापी जाती है? वाट में नापी जाती है। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न आप छोड़ोगे नहीं, सारे प्रश्न करके एग्जाम में चले आओगे। पूरे 20 में 20 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से आप लोगों के कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रोपेनल। बताइए, ये प्रश्न अच्छा है कि प्रोपेनल का सूत्र क्या होता है? C2H5O होता है कि C3H6O होता है कि C4H8O होता है कि C3H5O होता है? बताइए प्रोपेनल। ये प्रश्न एग्जाम में ओरिएंटेड प्रश्न है, बहुत लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रोपेनल का सूत्र होता है, याद कर लेना कि C3H6O होता है। ठीक है, ये वाला ये प्रोपेनल का सूत्र होता है और आप लोगों को याद कर लेना है इस प्रश्न को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 39 देखो, 39 यह है कि यहाँ पे आपको भरना है। कह रहा है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब कह रहा है कि कौन अगर ठंडे तनु अम्ल से अगर अभिक्रिया करें तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मतलब सिलिका से कराएंगे कि कॉपर से कराएंगे कि जिंक से कराएंगे कि कार्बन से? तो रिएक्शन आपको मालूम होगा कि जब जिंक की अभिक्रिया अगर हम ठंडे तनु अम्ल से कराएंगे तो आपको उत्पाद में जब रिएक्शन होगा तो देखोगे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मतलब जिंक। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों 39 भी प्रश्न यहाँ पे हो गया और 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 40वां प्रश्न जो है वो प्रश्न यह है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आपको बताना है कि जो कि मानव में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 42 होती है कि ऑप्शन बी 44 होती है, ऑप्शन सी 46 होती है कि ऑप्शन डी 48 होती है? नॉर्मल प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप दे दोगे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है? 46 होती है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 41 कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब चारों ऑप्शन में से बताना है कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनियां। तो देखिए सबको मालूम है कि अगर हम मादा जनन तंत्र की अगर बात करें तो ये तो अंडाशय होता ही है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनियां। ये जो शुक्रवाहिका ये नहीं होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नॉर्मल प्रश्न आएंगे और आप इस वीडियो को 2-3 बार देख के आप प्रैक्टिस कर लेना, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। देखिए प्रश्न नंबर 42 जो है प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप, देखिए ये प्रश्न हाईलाइटेड है, इसको आप स्टार बना लो। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? देखिए ऐसे ही प्रश्न बच्चे छोड़ के आते हैं और यही प्रश्न आप करके अच्छे नंबर उन लोगों से लेकर आओगे। ठीक है, कह रहा है कि जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। स्मॉल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कि स्मॉल टी कैपिटल टी, कि दोनों कैपिटल आर आर?
बताइए 40, ये 2 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जीन प्रारूप याद कर लेना, शुद्ध गोल बीजों का जो जीन प्रारूप होता है वो कैपिटल RR होता है। इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे बच्चे छोड़ेंगे, आप इसको करके आओगे तो अच्छे नंबर लेके आओगे ना उन लोगों से। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों 43 देखना। 43 क्या है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। अच्छा ये बताइए कि जो पौधे में जाइलम होता है तो जाइलम किसका काम करता है? उत्सर्जी वज्र पदार्थों का संवहन करता है, कि ऑप्शन जल का संवहन करता है, कि भोजन का संवहन करता है, कि अमीनो अम्ल का संवहन करता है? देखिए पौधों में जाइलम पाया जाता है, जाइलम मतलब जल का संवहन करता है। ठीक है, जल का पूरा संवहन का कार्य होता है जाइलम का। ठीक है, अगर फ्लोएम रहता, पूछता कि पादपों में फ्लोएम का कार्य होता है तो फ्लोएम भोजन का संवहन करता है, ये बात भी याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों 43 हो गया, 44 की तरफ बढ़ते हैं। देख लो मेरे प्यारे बच्चे 44 प्रश्न क्या है कि कह रहा है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। कह रहा है कि अगर वायु के सापेक्ष अगर हम बात करें तो किस माध्यम का जो अपवर्तनांक होता अधिकतम होगा? जल में, कि हीरे में, कि कांच में, कि तारपीन के तेल में? तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि सबसे ज्यादा अगर अपवर्तनांक होता था हीरे का होता है, और ऑप्शन में दिया हुआ था सबसे ज्यादा तो इसी का होगा ना। हालांकि हमको वायु के सापेक्ष पूछा है कि वायु से अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, तो सबसे ज्यादा हीरे का होता है, तो वायु मतलब क्या होगा? ठीक है, मतलब हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो जल से ले लीजिए, चाहे कांच से लीजिए, चाहे तारपीन के तेल से, सबसे ज्यादा हीरे का होता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखो 45। और 45 ये कह रहा है कि अगर आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए आप चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त करोगे? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। एक बात तो आप अभी याद कर लो कि चश्मे में दर्पण का प्रयोग तो कभी होगा नहीं, तो दर्पण वाले ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, जब भी होगा तो लेंस होगा, और वो भी लेंस कौन सा होगा? तो निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष रहता तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 46। और प्रश्न नंबर 46 मेरे प्यारा बच्चों ये है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो सदैव समांतर होती हैं, कि एक बिंदु पर मिलती हैं, कि ऑप्शन सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कि ऑप्शन डी परस्पर काटती हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं, एक छोटा सा चुंबक ले लेता हूँ, और इसमें से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वो यहाँ से यहाँ आती हैं, फिर यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगी, फिर नीचे से ऊपर जाएंगी, यहाँ मतलब एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी मारोगे कि ऑप्शन सी जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो यह प्रश्न हाईलाइटेड प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, भूलना मत। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो सारे बच्चे फंस जाते हैं, और इससे ही आप लोगों को बेहतर अंक लाना है इन प्रश्नों पर फोकस करके। ठीक है, और ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, मतलब चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करता है, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो इनके बीच सही संबंध कौन सा होगा? ठीक है, बताइए बी बराबर फाई बटे ए, कि फाई बराबर बी बटे ए, कि ए बराबर बी इंटू फाई, कि बी बराबर फाई इंटू ए? बताइए कौन सा फार्मूला बनता है? देखिए इसका जो मेन फार्मूला होता है वो मेन फार्मूला होता है फाई बराबर बी इंटू ए, ये मेन फार्मूला होता है। और इसी से देखिए अगर हम यहाँ बी निकालें तो बी बराबर क्या हो जाएगा? फाई बटे ए, मतलब ऑप्शन ए। देखिए अगर इससे अगर वैल्यू निकालें बी बराबर, तो बी बराबर क्या निकलेगा? फाई बटे ए। तो कभी कभी ये डायरेक्ट ये फार्मूला दे देता है, और कभी कभी देखिए इसी को कन्वर्ट करके इसमें दे दिया है, मेन फार्मूला यह है, और इससे निकाल के आप लोगों को ऑप्शन बना दिया है। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 47 और 48 की तरफ बढ़ते हैं, चलिए उसको देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 48 जो प्रश्न है वो है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। पहली बात तो आप ये याद रखिए कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का, देखिए शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, तो शुद्ध जल उदासीन है, तो उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। सिंपल जवाब दोगे। तो देखिए इस प्रश्न को तो आप बिना पढ़े ऐसे ही आप डायरेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, रटे होने चाहिए इस प्रश्न को। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7, क्योंकि उदासीन होता है, उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है। ठीक है, 49 देखो, 49 क्या है यहाँ पे? कह रहा है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। अगर अम्ल से अगर हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है? यहाँ पे जिंक है, कॉपर है, कि यहाँ पे Ag है, कि Hg है, पारा है? बताइए कौन अम्ल से हाइड्रोजन हटा सकता है? ठीक है, तो अम्ल से हाइड्रोजन वही हटा सकता है कि जो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हो, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील तत्व ही तो कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाएगा।
तो आप देख लो कि हाइड्रोजन से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका राइट आंसर होगा Ag, क्योंकि Ag जो है वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। बाकी देखिए जिंक हुआ, कॉपर हुआ, ये जो पारा हुआ, ये सभी हाइड्रोजन से कम है, तो हाइड्रोजन को तो हटाएंगे नहीं। Ag जो है अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन को तुरंत हटा देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50वां क्या है। हाँ देखिए, ये प्रश्न आना चाहिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछ लेता है आप लोगों के एग्जाम में कि प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र है क्या होता है। CH4 होता है कि C3H8 होता है कि C4H10 होता है कि C2H6 होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आता है। याद रखना आप इसका कि C3H8 होता है। ठीक है, C3H8 होता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलिए भूलिएगा मत, ये प्रश्न हर बार आता है, इस बार भी आएगा। और अगला बात करें प्रश्न लेकर, तो प्रश्न नंबर 51 बहुत प्यारा प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं उपचयी अभिक्रिया कहलाता है कि अपचयी अभिक्रिया कहलाते हैं कि ये तथा बी दोनों कहलाते हैं कि सामान्य अभिक्रिया कहलाती है। देखिए वो प्रक्रिया जिसमें जो कठोर जटिल पदार्थ होते हैं, वो कार्बनिक अणु वो सरल अणुओं में टूटता है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपचयी अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं? अपचयी, मतलब अपक्षय हो जाना उसका। ठीक है, टूट जाना, सरल टुकड़ों में बट जाना है। तो कौन सी अभिक्रिया होगा? अपचयी अभिक्रिया होगा। मतलब ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ऐसे प्रश्न बनेंगे हमेशा और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, 51 क्लियर हो गया ना। 52 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 52 क्या प्रश्न है। 52 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि चर्मदाया पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए चर्मदा जो रोग होता है आपके स्किन इन्फेक्शन रोग होते हैं, यह मतलब किस विटामिन की कमी से होता है आपको पूछ रहा है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो देखिए आप लोगों को जो बॉडी आप लोगों के इन्फेक्शन जो रोग होता है चर्मदा रोग, वो किस विटामिन की कमी से होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो विटामिन B6 याद रखना। विटामिन B6 अगर आपके शरीर में कमी है तो ऐसे रोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 52 क्लियर हो गया। 53 देखो, 53 क्या है? हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण आपका ब्लड रेड होता है, तो उसका मुख्य भूमिका क्या होता है? श्वसन में कि उत्सर्जन में कि पाचन में कि पोषण में? सबको मालूम होना चाहिए कि 53 का राइट आंसर होगा श्वसन में, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ही होता है कि श्वसन में। ठीक है, ऑक्सीजन का संवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना छोड़ना। ठीक है, चलो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आगे अगर हम बात करें तो देखो अगला प्रश्न आ ही गया कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है प्रोटीनों के रूप में, वसाओं के रूप में, सुक्रोज के रूप में, वसीय अम्लों के रूप में। हमने बताया कि देखिए जाइलम जल का संवहन करता है, पहली बात। फ्लोएम भोजन का संवहन करता है, लेकिन इसमें प्रश्न यह है कि फ्लोएम भोजन का तो संवहन करता है, लेकिन किस रूप में करता है ये पूछ रहा है। तो देखना सुक्रोज के रूप में, याद रखना कि सुक्रोज के रूप में उसको कन्वर्ट करके वहां पे संवहन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 54 जो है क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखो 55 प्रश्न क्या है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। दर्पण है, कह रहा है कि कोई दर्पण है, अगर किसी वस्तु का अगर वो प्रतिबिंब हमेशा सदैव सीधा बनाता है, कौन सा दर्पण हो सकता है बताओ? समतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा कि समतल या उत्तल दोनों होगा? तो देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रश्न में, लेकिन हालांकि कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब देखने को आपको मिलता है और उत्तल दर्पण में भी आप लोगों को सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। मतलब दोनों ऑप्शन में दिया है, इसलिए ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में आप लोगों को सीधा ही प्रतिबिंब देखने को मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भूलिएगा मत, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे बात करें तो चलिए 56 की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। चलिए देख लेते हैं 56 प्रश्न। 56 है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। अगर आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो आप कितनी दूर तक देख सकते हैं बताइए? 25 सेंटीमीटर तक, अनंत तक, कि 100 सेंटीमीटर, कि 50 सेंटीमीटर? बिल्कुल, अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं तो आप अनंत दूरी तक देख सकते हो। मतलब देखिए जैसे हम लोग अपनी आंखों से चंद्रमा को देख लेते हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ से सूर्य को देख लेते हैं, तो यहाँ से चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश की दूरी कितनी है? अनंत दूरी तक है। मतलब ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 57। 57 प्रश्न यह है कि किसी चालक में अगर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो देखिए यहाँ पे 2 एम्पियर, ठीक है, मतलब आई का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर और टी समय दिया है आपको 2 सेकेंड, और पूछ रहा है कि कितना आवेश प्रवाहित होगा क्यू। तो क्यू बराबर फार्मूला होता है एन ई, एक होता है क्यू बराबर आई इंटू टी।
तो आई का वैल्यू कितना दिया 2 एम्पियर, टी का वैल्यू दिया 2 सेकंड, 2 दूनी के 4 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो 4 कूलाम आ जाएगा। मतलब ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 2 सेकंड में, तो कितना आवेश बह रहा है, तो 4 कूलाम आवेश बह रहा है इस फार्मूले से, Q बराबर IT से। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों 58 देखो, 58 है कि प्रेरित विद्युत धारा की अगर दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाएंगे हम लोग। अगर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना है तो कौन सा नियम लगाएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कि ओम का नियम, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 58 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबको मालूम प्रेरित विद्युत धारा अगर ज्ञात करना है तो हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम लोग यहाँ पे प्रेरित विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं उसकी दिशा को। ठीक है, चलिए तो मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 देखिए 59 क्या है, 59 ये है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है। अब अम्लीय लवण हमको देखना है, KCN, NaHSO4, KNaCl, Na2SO4। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है 59। आपको बताइए क्या होगा राइट आंसर, अम्लीय लवण पूछ रहा है ना, तो अम्लीय लवण हो जाएगा NaHSO4। ठीक है, NaHSO4 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, NaHSO4। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न बनेंगे, मतलब इतना ही प्रश्न की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है जितना इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और अगला प्रश्न आप देखोगे तो अगला प्रश्न रिएक्शन है, और ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर है और हर बार एग्जाम में आ जाता है। रिएक्शन देखने को आपको मिलेगा कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की, ऊपर रिएक्शन देख लो और कह रहा है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताओ वियोजन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया की विस्थापन अभिक्रिया की द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो कि यहाँ पे फेरस ऑक्साइड का अभिक्रिया एल्युमिनियम से करा रहा है और एल्युमिनियम ऑक्साइड और लोहा बना रहा है। तो एक चीज नोटिस करो कि देखो एल्युमिनियम, ध्यान से समझो, एल्युमिनियम इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो एल्युमिनियम देखो अधिक अभिक्रियाशील है लोहा से, और लोहा से जैसे अभिक्रिया कर रहा है तो देखो लोहा को यहाँ पे अलग कर दे रहा है और उसके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको विस्थापित कर देता है। तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो इस अभिक्रियाओं को देखकर। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों 61 प्रश्न आते हैं, और 61 प्रश्न यह है कि एल्युमिनियम की सतह पर अगर ऑक्सीजन की परत बन रही है तो उसको क्या कहते हैं। एल्युमिनियम की सतह पर अगर ऑक्सीजन की परत बनना क्या कहलाता है, एनोडिंग कहलाता है कि कैटिनेशन कहलाता है कि बेसमरीकरण कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एल्युमिनियम की अगर सतह पर अगर ऑक्सीजन की परत जम रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडिंग। मतलब ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न हो गया 62। देखिए 62 क्या है कि मेंडल के अनुसार, देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कि दोनों स्मॉल टी कि स्मॉल टी कैपिटल टी। बताइए 62 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल टी होता है। इस बात को आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आज सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, बहुत लोग, और इसी प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को देना है, इसीलिए तो मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ इतना अच्छे से। ठीक है, चलिए 63 आइए। देखिए 63 क्या है, 63 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधा हुआ, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। इस प्रकार का प्रश्न आया था, उपयुक्त सभी मतलब उसको कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए भैया, जल भी तो चाहिए, क्लोरोफिल तो उसके पत्तियों में होता ही है, और सूर्य का प्रकाश चाहिए क्योंकि सूर्य के प्रकाश को ही अवशोषित करता है क्लोरोफिल। मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा आप लोगों को 63। अगला प्रश्न देखो 64 क्या है, मूत्र का निर्माण होता है, टॉयलेट का निर्माण किसमें होता है, वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में। तो सबको मालूम है वृक्क में ही होता है, किडनी में। ठीक है, ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों लास्ट प्रश्न देख लो, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। मतलब ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न जो है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएच मान। देखिए ये आप लोगों के सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 6 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है, तो पीएच मान क्या होता है, पीएच मान मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कि हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है। ठीक है, वो पीएच स्केल दर्शाता है।
देखिए उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। वही कहा ना कि कोई भी विलयन में पीएच स्केल ये बताता है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। ठीक है, उस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए हमसे पूछा था यहाँ पे कि शुद्ध जल से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। देखिए शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रण जो होती है वो याद रख लीजिए 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछता है कि दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। ठीक है, अब अगली हेडिंग आपकी रहेगी कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहला महत्व तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच। ठीक है, पहली हेडिंग हमारी रहेगी पाचन तंत्र का पीएच। लिखेंगे कि हमारे उदर में, उदर मतलब समझते हैं हमारे पेट की बात कर रहा है, स्टमक की बात कर रहा है, पेट में, हमारे पेट में उपस्थित HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका पेट है, हमारे पेट में एक HCl अम्ल पाया जाता है जो कि सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है हमारे पेट में, वो क्या करता है कि अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न कर देता है। कह रहा है कि आपके पेट में जो HCl अम्ल पाया जाता है और अधिक मात्रा में तब निकलने लगता है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, जब आप कभी कभी नोटिस किए होगा कि जब आप लोग खाना नहीं खाते हो ज्यादा देर तक, तो खाना नहीं खाते हो ना, तो HCl की अम्लता बढ़ जाती है और वो आपके पेट पे ही इफेक्ट डालने लगती है। उस समय आप लोगों को दर्द होने लगता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जिससे मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल लेना पड़ता है। प्रति अम्ल का मतलब समझते हो। ठीक है, प्रति अम्ल का मतलब कि जो अम्ल को मारे, जैसे HCl आपका अम्ल है, ठीक है, तो अम्ल है और इसकी मात्रा अधिक हो रही है तो आपका पेट दर्द कर रहा है। और प्रति अम्ल का मतलब होता है कि क्षार, तो अम्ल की मात्रा अगर अधिक बढ़ रही है तो क्षार अगर लोगे तभी तो उसको उदासीन बनाने का प्रयास करेगा। तो वही कह रहा है कि जिससे मुक्त होने के लिए, जिससे हमें छुटकारा पाने के लिए प्रति अम्ल लेना पड़ता है। प्रति अम्ल मतलब एंटासिड। ठीक है, अम्ल के उल्टा मतलब क्षारीय लेना पड़ता है। यह HCl की अधिक मात्रा को अभिक्रिया द्वारा उदासीन कर देता है। वही चीज क्या है ना कि जो प्रति अम्ल लेंगे तो वो क्या करेगा कि HCl की जो अधिक मात्रा बढ़ी हुई है उसको उदासीन कर देता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है MgOH वो आपका क्षारीय होता है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों का पेट दर्द करता हो क्योंकि HCl का अम्ल उसमें बढ़ जाता है, तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हो, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और उससे आप लोगों का पेट सही हो जाएगा। जैसे इनो हम ले लेते हैं, इनो में आप लोगों का इनो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें। ठीक है, कभी कभी पेट दर्द करता है, जलन होता है, तो इनो ही पीते हैं ना, वो क्या करता है कि एंटासिड का काम करता है। समझ लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को रटना नहीं, सारे कंसेप्ट में हूं ना, आप लोगों को सारे कंसेप्ट आपको बताऊंगा, हर एक प्रश्न आप लोगों को याद हो जाएगा। तो पहला तो ये था कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। ठीक है, दूसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखिए हमारे दांतों के लिए भी पीएच बहुत खतरनाक होता है। देखिए मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम अर्थात अधिक अम्लीय होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कह रहा है कि जो हमारा मुंह है उसका पीएच मान 5.5 होता है। अब 5.5 मतलब कि क्या होता है, यह आपका अम्लीय होता है। ठीक है, अगर 5.5 से और कम होता है तो पीएच मान और अधिक प्रबल होगा। तो कह रहा है कि अधिक अगर अम्लीय हो जाता है तो हमारे दांतों को क्षय प्रारंभ करता है। क्षय मतलब क्षरण करने लगता है, हमारे दांतों का नुकसान करने लगता है। अगर अधिक पीएच मान उसका कम हो जाए तो अम्लीयता का गुण बढ़ जाता है उसमें। तो ये कह रहा है कि दांतों की सुरक्षा के लिए दांतों पर हम कैल्शियम फास्फेट का इनेमल होता है। ठीक है, हमारे जो दांत होते हैं, दांत के जो फर्स्ट आप लोगों का पार्ट जो होता है, ठीक है, वो आपका इनेमल परत होता है। दांत का जो बाहरी परत आपको चमकता हुआ प्रतीत होता है ना, वो इनेमल परत होता है। उसके नीचे डेंटिन परत होता है। तो ये कह रहा है कि अगर अम्ल बढ़ जाता है, अम्लीयता की मात्रा, तो आपके दांतों को जो अगली परत इनेमल है उसका क्षरण होने लगता है। ठीक है, तो ये कह रहा है देखिए जिसका पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारण हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि जो इनेमल परत है उसका क्षरण होने लगता है। कब? क्योंकि हमारे मुख का तो पीएच मान 5.5 है, उससे जैसे ही पीएच मान कम होता है तो अम्ल बढ़ जाता है, और इनेमल परत क्षरण होने लगता है।
कह रहा है कि उचित दंत मंजन के प्रयोग द्वारा दंत क्षय को रोका जा सकता है। अगर आपका क्षरण हो रहा है आपके दांतों का, तो आप उचित दांत मंजन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दांत मंजन जो हम लोग ब्रश करते हैं, दांत मंजन जो देखते हो वो एंटासिड होता है, प्रतिअम्ल होता है, ठीक है, मतलब क्षारीय उसमें पाया जाता है। तब हम लोग दांतों पर रगड़ते हैं तो वो अम्ल तो आगे रहता है आपके दांतों में, या जब ये आपका क्षारीय जाता है तो उसको उदासीन कर देता है और आपकी दांतें जो है सुरक्षित रहती हैं। तो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय दूसरा हेडिंग है। देखिए एक बात और बताता हूँ, अगर हेडिंग आपको मालूम नहीं है, ये सारे पॉइंट्स अगर मालूम है तब पॉइंट्स लिख दो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट्स। अगर हेडिंग नहीं याद है तो ये नहीं कि हेडिंग नहीं याद है तो छोड़ दोगे, नहीं, ये सारी चीज आप पढ़ रहे हो, आप बस पहला पॉइंट, दूसरा उपयोग, तीसरा उपयोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, अरे तीसरा हेडिंग हम डालेंगे कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखिए पशु भी कुछ अम्ल छोड़ते हैं, ठीक है, और पौधे भी कुछ अम्ल छोड़ते हैं, ठीक है, उससे हम लोग कैसे सुरक्षा पा पाए उसको देखेंगे। देखिए लिखा है कि मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है। जो मधुमक्खी देखते हो, मधुमक्खी काट देता है तो चढ़ने लगता है, इसलिए चढ़ने लगता है क्योंकि मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, ठीक है, जो इसके द्वारा काटने पर यह हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। जब मधुमक्खी हम लोगों को काटती है तो उसके जो डंक से हम उसमें जो अम्ल होता है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे हम जलन व दर्द का अनुभव होता है, जिससे हमें जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार लगाने से आराम मिलता है। और कहीं आपको मधुमक्खी काट देती है और आपको दर्द होने लगता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि वहां पे बेकिंग सोडा लगा सकते हो, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो क्षारीय होता है। और अम्ल, अगर आपने अम्ल यहाँ पे काट दिया हमको और यहाँ बेकिंग सोडा क्षारीय लगा देंगे तो वो उसका उदासीन करने लगेगा और वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दुर्बल क्षार लगाने से आराम मिलता है। वो भी दुर्बल क्षार लगाना है, यानी कि प्रबल क्षार लगा देना, दुर्बल क्षार जो कम क्षारीय होते हैं उसको लगाना है। तो कम क्षारीय आपका बेकिंग सोडा होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा को हम तो खा भी लेते हैं, ठीक है, नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। कह रहा है कि इसी प्रकार कई अन्य जंतुओं से हम उचित उपचार द्वारा आत्मरक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो उससे अम्ल निकालता है, अगर वो हम काट रहे हैं तो उससे हम लोग आत्मरक्षा कर सकते हैं एंटासिड का प्रयोग करके, मतलब क्षारीय का प्रयोग करके, ठीक है। चलो अगला एक और देखेंगे, पौधों में पीएच क्या होता है, ठीक है, पौधों में पीएच देखेंगे। कह रहा है कि कई पौधों से हानिकारक अम्लों का स्राव होता है। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि जिनसे हानिकारक अम्ल निकलता है। जैसे में मेंटल का पौधा होता है, मेंटल का पौधा देखें आप लोग, देखिए मेटल का जो पौधा होता है, मेटल एक शाकीय पौधा होता है, देखोगे तो आप लोग जंगलों में मिल जाता है, अभी गांव में भी मिल जाता होगा आप लोग देखोगे तो। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं। नेट पर आप लोग सर्च मारिएगा मेटल का पौधा, आपको मालूम चल जाएगा, आप लोग देखे होंगे जरूर से। तो कह रहा है कि इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं उसमें रेशे जैसे बाल निकले होते हैं बाहर ही, जो जंतु के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है। अगर आपका शरीर उस पर बाहरी परत पर उसका टच हो गया तो वहां पे डंक आपके हाथों में चुभ जाएगा और वहां पे आपको चढ़ने लगेगा, उसके अम्ल आपके शरीर में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो जंतु के शरीर में छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है, क्योंकि इसके बालों से मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है, क्योंकि उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं। और इससे उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए डाक के पौधों का पत्ते रगड़ कर किया जाता है। देखिए पत्ते यहाँ पे लिख लीजिएगा, रगड़ कर किया जाता है, यहाँ पर डैश किया जाता है। अब देखिए जहां पे भी आपका मेटल का पौधा पाया जाएगा, जस्ट उसी के बगल में डाक का भी पौधा पाया जाता है, डाक पौधा होता है। अगर मेटल का पौधा अगर आपके शरीर में छू के मतलब टच हो जाता है तो आपको यहाँ पे दर्द होने लगेगा। तो उसको दर्द को छुटकारा पाने के लिए उसके जस्ट बगल में देखोगे ना कहीं डाक का भी पौधा रहेगा, उस डाक के पौधों को रगड़ दोगे वहां पे तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि डाक के पौधों में आपका क्षारीय पाया जाता है, और जब क्षारीय रगड़ोगे तो अम्लों को उदासीन कर देता है। चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया, पहला प्रश्न क्लियर हो गया कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं। हमने शुद्ध जल में हाइड्रोजन अणु की सांद्रता भी देखा, पीएच मान का महत्व क्या है वो भी हमने देखा। तो देखिए इस प्रकार प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, प्रश्न को तैयार करना आप लोग ईमानदारी से, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न क्लियर हो गया है और प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2013 से लेके 2022 तक बताइए कोई ऐसा एक सत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें प्रश्न नहीं पूछा गया हो, हर बार पूछा गया है। इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। विक्राणु जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, कह रहा है कि विक्राणु नेफ्रॉन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए नेफ्रॉन होता है क्या, विक्राणु क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे प्रश्न बनना अनिवार्य है 100%, तो देख पा रहे हो कि बना हुआ है। देखिए लिखेंगे कि पहले हम लोग चित्र दिखा देते हैं, नेफ्रॉन विक्राणु का चित्र क्या होता है। देखो ये नेफ्रॉन और विक्राणु का चित्र है, ठीक है, और ये चित्र बनाना आना चाहिए। बहुत सिंपल चित्र हमने बनाया है कि ताकि क्लियर हो पाए। देखिए यहाँ से जो पहली नली आपको आ रही है, इस नली को हम बोलते हैं अविवाहित धमनिका।
क्या बोलते हैं, अविवाही धमनिका बोलते हैं। और ये जो बाहर नली निकल रही है इसे बोलते हैं अपवाही धमनिका। ठीक है, अब ये जो आकृति आप देख रहे हो, जो कप वो प्लेट जैसी आकृति आपको दिख रही है, तो ये प्लेट जैसी आकृति को हम बोलते हैं वोमेन संपुट। क्या बोलते हैं, वोमेन संपुट बोलते हैं। और इसके अंदर देखिए एक गुच्छा बना हुआ है जो रुधिर का गुच्छा होता है, इसे बोलते हैं ग्लैमरुलस। अब देखिए कप प्लेट जैसी आकृति की जो नीचे नीचे आपको नलिका दिखाई दे रही है, ठीक है, नलिका धीरे धीरे आ रही है, तो इसे बोलते हैं कुंडलित नलिका। कुंडलित मतलब मुड़ी हुई नलिका, ठीक है। और ये नलिका धीरे धीरे यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है मतलब कि घट रही है, उसे बोलते हैं अवरोही चाप। क्या बोलते हैं, अवरोही चाप। अब ये अवरोही चाप धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की तरफ उठेगा, तो ऊपर की तरफ उठेगा उसे बोलेंगे आरोही चाप। अब देखिए आरोही चाप और अवरोही चाप के मिलने से एक आकृति बन रही है जो कि यू आकृति आपको दिखाई दे रही है। यू आकृति जो दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं हेनले का चाप या हेनले का लूप बोलते हैं। अब अवरोही चाप धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते अब यहाँ पे आ रहा है, इसे बोलते हैं संग्राहक नली। बहुत सारी नलिका आके देखिए, ये भी नली आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, ये भी नलिका इधर से आ रही है, ये भी नलिका इधर से आ रही है, इधर नलिका आ रही है, सभी नलिकाएं आकर यहाँ पे इस वाले नलिका में मिल रही है। इसे बोलते हैं सामान्य संग्राहक नली, क्योंकि सारी नलिकाएं यहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं और ये आपका मूत्र वाहिनियां हैं, बाहर निकल रहा है। तो यही आप लोगों का विक्राणु है, नेफ्रॉन है। पूरा चित्र आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक विक्राणु रुधिर को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। विक्राणु के निम्नलिखित भाग होते हैं। कह रहा है कि जो विक्राणु होता है, विक्राणु का कार्य होता है कि ब्लड को छानने का काम करता है। देखिए विक्राणु पाया कहाँ जाता है, किडनी में पाया जाता है। किडनी के अंदर विक्राणु नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, और लगभग 10 लाख होते हैं, समझ लीजिए। तो वही कह रहा है कि ये 10 लाख जो विक्राणु होता है वो प्रत्येक विक्राणु जो है रुधिर को छानता है, ब्लड को छानता है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है, ब्लड का फिल्टरिंग करता है, उससे जो खराब उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थ है उसको अलग करता है और मूत्र के रूप में उसको कन्वर्ट करता है, मूत्र के रूप में वो बाहर आ जाता है। ठीक है, देखिए विक्राणु के निम्नलिखित भाग हैं, कौन कौन से हैं। पहला तो वोमेन संपुट होता है। वोमेन संपुट अभी हमने चित्र में दिखाया कि यह कप या प्लेट जैसी संरचना होती है। देखिए वोमेन संपुट, ये वोमेन संपुट, देखिए कप और प्लेट जैसी संरचना है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये आपका वही कह रहा है कि यह कप या प्लेट जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है, जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है। अभी हमने रक्त नलिकाओं का गुच्छा में दिखा देता हूँ। ये जो गुच्छा आप लोगों को मुड़ा हुआ है जिसे ग्लैमरुलस कहते हैं, ये रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है। वही कह रहा है कि जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैमरुलस कहते हैं। तो ग्लैमरुलस कहते हैं, आप लोग देख लिया, ठीक है। इसके बाद होता है हेनले का चाप। और हेनले का चाप क्या होता है कि यह पतले नली का बना होता है जिसकी आकृति यू जैसी होती है और इसका निर्माण अवरोही चाप तथा आरोही चाप के मिलने से होता है। ठीक है, देखिए हेनले का लूप क्या होता है, वही हमने कहा कि यह पतली नली जैसी होती है और यह यू आकार की होती है। देखिए यू आकार की हो रही है कि नहीं, और इसका निर्माण कैसे हो रहा है, अवरोही चाप और आरोही चाप के मिलने से हो रहा है हेनले लूप का निर्माण। ठीक है, तो ये हो गया हेनले का चाप। तीसरा होता है संग्राहक नली। संग्राहक नली मतलब यह एक विशेष प्रकार की नली होती है जहां सभी आरोप चाप आकर मिलते हैं, इसके बाद सभी संग्राहक नली मूत्र नली में चले जाते हैं। संग्राहक नली मतलब यह जो नली आपको जा रही है, ये संग्राहक नली। वही करा, संग्राहक नली पतली नली जैसे होती है और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी संग्राहक नली मिलती हैं, उसी जैसे सामान्य संग्राहक नली कहते हैं और धीरे धीरे मूत्र के रूप में बाहर चली जाती है नलिका। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के कुछ भाग थे जो कि हमने आप लोगों को बताया। अब तो इसके हम लोग कार्य देखने वाले हैं, ठीक है, कि इसके कार्य क्या होते हैं। तो अब अगली हेडिंग आप लोग डालोगे यहाँ से कि विक्राणु के कार्य, कि विक्राणु के कार्य क्या हैं। देखिए पहला कार्य इसका यह है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। देखिए रुधिर रीनल धमनी में बहुत दाब पर बहता है जिससे ग्लैमरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छनता रहता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि रुधिर रीनल धमनी से बहुत दाब पर बहता है। देखिए रीनल धमनी इधर होती है, इधर से ब्लड जब आता है तो रीनल धमनी में रुधिर बहुत तेजी से आता है। ठीक है, तो देखो यह आपका पतली नली है, अभिभावी धमनिका जो है पतली नली होती है, यहाँ से मोटी धमनी होती है। यहाँ से जब ब्लड तेज आता है और पतली नली में प्रवेश करता है, मतलब अभिभावी धमनी में प्रवेश करता है, तो ये पतली नली जब इसमें से ब्लड तेजी से आता है तो ये फैलने लगता है और जैसे ये फैलने लगेगा इस पर प्रेशर लगने लगता है और प्रेशर लगने लगता है तो ग्लैमरुलस से जो ये आपका रुधिर का गुच्छा है उससे ब्लड छनने लगता है, क्योंकि इसमें प्रेशर लगेगा तो ये आप लोगों का दाब बढ़ेगा तो फैलने लगेगा। जब ग्लैमरुलस फैलने लगता है, यहाँ पे दाब उसमें बढ़ने लगता है, दोनों से दाब जब इस तरह लगेगा तो रुधिर छनने लगेगा और छन के रुधिर कहा जाता है, वोमेन संपुट में रुधिर चला आता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को पहला। इसके बाद देखिए दूसरा नियम यह है, दूसरा स्टेप कि रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है।
कह रहा है कि रुधिर जो होता है वो कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहता है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज वुमेन संपुट द्वारा छान लिए जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये चीज होता है, कह रहा है कि रुधिर जो होता है वो कोशिकाओं में ही और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहता है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि जैसे रुधिर में प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और जब यहाँ से रुधिर ग्लैंडुलस से तब छनता है तो वोमेन संपुट में चला आता है। तो कुछ अच्छी चीजें भी छनकर चली जाती हैं और खराब चीजें भी इसमें छनकर चली जाती हैं, वही कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। दूसरा तीसरा कह रहा है इस निस्यंदन में वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं, और इनके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती है वो भी होता है। इसके कहने का मतलब ये चीज है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे यहाँ पे ब्लड जब छन के वोमेन संपुट में आ रहा है तो ब्लड में जो आपको ग्लूकोज होता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, तो ग्लूकोज भी इसमें छन के, कुछ प्रोटीन्स वसा इसमें छन के चली आती हैं। खराब चीजें तो आती ही हैं, अच्छी चीजें भी इसमें छनकर चली आती हैं, वही चीज कह रहा है। जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं वो तो छन के आती हैं, लेकिन ग्लूकोज जैसी जो उपस्थित रहती हैं वो भी उसके साथ ही चली जाती हैं। ठीक है, चौथा लिखोगे यहाँ पे कि जब यह निस्यंदन नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है। कह रहा है कि अब यहाँ से तो वोमेन संपुट में चला आया है, वोमेन संपुट से जैसे ये यहाँ पे नलिका में आएगा तो नलिका में फिर निस्यंदन होता है, और फिर निस्यंदन होता है उस समय क्या होता है कि जो खराब पदार्थ के साथ साथ जो अच्छी चीजें ग्लूकोज अमीनो अम्ल, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं वो भी उसमें चली जाती हैं, तो उन्हें फिर पुनः निस्यंदन होता है। और उस समय क्या होता है कि जो खराब चीजें के साथ साथ अच्छी चीजें चली आई थी उसको वापस ले लिया जाता है और खराब चीजों को पुनः वापस दे दिया जाता है। ठीक है, वही कह रहा है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि उन वर्ज्य पदार्थों का भी छनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। कह रहा है कि कुछ खराब पदार्थ बचे रह जाते हैं, कुछ खराब पदार्थ बचे हुए रह जाते हैं, फिर उनका पुनः निस्यंदन होता है तो खराब पदार्थ फिर पुनः वापस दे दिए जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि खराब चीजें अलग हो जाती हैं, अच्छी चीजें अलग हो जाती हैं। तो वही लास्ट में बोला है कि अंत में जो निस्यंदन में केवल यूरिया और अन्य वर्ज्य पदार्थ तथा जल ही रह जाता है जिसे अब मूत्र कहा जाता है और इस संग्राहक में एकत्रित हो जाता है। लास्ट में जब फिर पुनः निस्यंदन होता है तो लास्ट में यूरिया जो अन्य खराब पदार्थ हैं वो अलग बच जाते हैं और अच्छी चीजें जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं वो अलग हो जाती हैं। जो खराब चीजें बच जाती हैं वो पुनः मूत्र वाहिनी के रूप में बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो यही था इसका कार्य मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत डिटेल में। तो यही था आप लोगों का वृक्क या नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन हमने किया, आप लोगों को इसका कार्य को डिस्कस किया, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ, इस प्रश्न को, यही प्रश्न था और इस प्रश्न को याद करना है कि विकिरण नेफ्रॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न यह है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग के दाएं का नियम लिखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2014, 15, 16, 18, 19, 20 में प्रश्न पूछा गया है। देखेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है क्या, और प्रेरित विद्युत धारा दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देखेंगे। देखिए बहुत आसान टॉपिक है, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आप लिखोगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम है। कह रहा है कि फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित उन्होंने दो नियम दिया है। दोनों नियम क्या दिया है? देखिए प्रथम नियम, पहला नियम तो उन्होंने ये दिया कि जब किसी बंद कुंडली में, कोई कुंडली है जो कि दोनों तरफ से क्या है, बंद है, जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो केवल उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। देखिए कितना आसान टॉपिक। उन्होंने बताया था कि जब कोई बंद कुंडली है और इस बंद कुंडली में से अगर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं और इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं अगर परिवर्तन होंगी तो 100% इसमें से आप लोगों का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो तब तक रहेगा जब तक कि यह चुंबकीय बल रेखाएं आपस में परिवर्तन होती रहेंगी। ठीक है, तो किसी बंद कुंडली में अगर चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तन हो रही है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो परिवर्तन हो रही हैं, तो उसमें से चुंबकीय बल उत्पन्न होता है और यह तब तक रहता है जब तक वह परिवर्तन होता रहेगा। वही उन्होंने पहला नियम उन्होंने दिया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। दूसरा नियम उन्होंने यह बताया कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल का परिमाण
कुंडली में से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर को अनुक्रमपाती होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना। उन्होंने यह नियम बताया कि किसी चुंबकीय में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, तो किसी चुंबकीय में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसका परिमाण, मतलब उसका जो मान होगा वो कुंडली में से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर होगा। ठीक है, परिवर्तन की दर के अनुक्रमणपाती होता है। इसका मतलब ये चीज होता है, अभी बहुत आसान टॉपिक है, समझ आ जाएगा। जिससे बंद कुंडली, इसमें से परिवर्तन हो रहा था, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, तो कह रहा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होता है वो कब होता है कि जब इसमें से हम लोग चुंबकीय जितना परिवर्तन होगा, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं जितना परिवर्तन होगा, जितना तेज घूमेगा उतना बल उत्पन्न होगा। तो वही कह रहा है कि जो चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है वह अनुक्रमपाती होता है इसके परिवर्तन के दर की। तो परिवर्तन की दर मतलब जितना तेज घूमेगा उतना तेज विद्युत वाहक बल निकलेगा। ठीक है, तो इसकी स्पीड जितनी बढ़ेगी तो विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। वही काम तो कह रहा हूँ कि अनुक्रमपाती होता है, बस सिंपल। तो दो नियम उन्होंने दिया, दोनों नियम समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए, उन्होंने देखिए बताया कि यदि किसी कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर φ1 है, अब बहुत कम समय अंतराल, मतलब कि कुछ समय, मतलब डेल्टा टी समय के बाद उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर φ2 हो, तो उसमें से हम लोग कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं। तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर जो होगा वो होगा φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। यह क्या है, कुंडली में फ्लक्स के परिवर्तन की दर φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ तो हो गया। अगर इसमें से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने के प्रयास करें तो देखिए अभी हमने बताया आप लोगों को कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो अनुक्रमणपाती होता है उसके परिवर्तन की दर का। तो देखिए यहाँ पे फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का अनुक्रमणपाती होता है। दूसरा नियम तो यही था ना, तो वही कह रहा है कि ये आपका चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर है। और यहाँ पे अगर हम विद्युत वाहक बल अगर बात करें तो अगर मैं विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट करते हैं तो ई जो है वो अनुक्रमणपाती हो जाएगा उसके परिवर्तन की दर, मतलब φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी के उसके दूसरे नियम के अनुसार। तो अगर मैं अनुक्रमणपाती का चिन्ह हटाता हूं तो एक नियतांक देना पड़ेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आप लोगों का ई बराबर के φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। अब के क्या है यहाँ पे, तो जहाँ के एक नियतांक है, अगर यदि के का वैल्यू अगर हम एक ले लेते हैं तो के का वैल्यू एक है, एक का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो के बराबर एक हो तो यहाँ पे ई बराबर जो आएगा वो आएगा φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी वोल्ट में आएगा। तो जब भी अगर आप लोगों को प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना होगा डेल्टा ई, तो उसका फार्मूला क्या बन गया, φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो ये फार्मूले को उत्पन्न हो गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। लिखेंगे अब दिशा ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, तो ये कह रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अगर प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना है तो किस नियम से ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, कह रहा है कि यदि किसी चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं, कोई भी चालक क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी एक चालक है, अगर उस चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम गति कराते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और यदि परिपथ बंद हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर परिपथ दोनों तरफ से बंद है, ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी दिशा को हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो उसी के नियम से ज्ञात करेंगे। और वो नियम कहता क्या है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली अथवा अंगूठे को दूसरे के लंबवत फैलाकर रखें। कह रहा कि यदि हमारा दाएं हाथ है, ठीक है, दाएं हाथ की देखिए ये 3 उंगलियां हैं, ये आपका मध्यमा अंगुली कहलाता है, आपका तर्जनी उंगली कहलाता है, आपका अंगूठी, ठीक है, अंगूठा कहलाता है। कह रहा कि इसको अगर लंबवत खड़ा करें, 90 अंश के एंगल में खड़ा करें तो उस समय आपको देखने को भी मिलेगा। कह रहा कि फैलाकर रखें। और यदि तर्जनी उंगली जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है, और अंगूठा चालक की गति की दिशा में संकेत करे, तो मध्यमा जो उंगली होता है विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, कह रहे कि मतलब ये चीज है कि ये जो आप लोगों का 3 उंगलियां दिख रहा है, इसको अगर 90 अंश के एंगल पे खड़ा करें तो ये जो आपको तर्जनी उंगली दिख रही है, ये वाला अंगूठा की जो बगल में होती है तर्जनी उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करती है, और जो अंगूठा है वो आपकी चालक की गति की दिशा को डिनोट करता है। तो ये जो मध्य वाली उंगली आएगी, ये मध्य उंगली किसको डिनोट कर देगी, तो यह आप लोगों को विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, मध्य बीच वाली उंगली। वही चीज लिखा है, यही आप लोगों का नियम होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग इसी नियम का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ना आप लोगों को फैराडे के नियम? तो ये था आप लोगों का पूरा क्वेश्चन, हमने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लेना, किसी कीमत पे याद कर लेना कि देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 में प्रश्न पूछा गया है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत जनित्र मतलब विद्युत जनरेटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत और कार्य विधि स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि विद्युत जनरेटर कैसे होगा। सबसे पहले इसका चित्र अगर हम देखने की बात करें तो चित्र आपको दिखा देता हूँ। ये चित्र है इसका, ये जनरेटर का चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ, बना लीजिए आप लोग। ये जनरेटर का फिगर है। अब देखो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विद्युत जनित्र। ठीक है, तो विद्युत जनित्र होता क्या है लिखेंगे। देखिए विद्युत जनित्र या डायनेमो पूछा, डायनेमो का सिद्धांत पूछेगा तभी आप ये लिखोगे, क्योंकि विद्युत जनित्र को डायनेमो भी कहते हैं। कह रहा विद्युत जनित्र वह यंत्र है, जैसे विद्युत जनित्र को डायनेमो कहते हैं। कह रहा विद्युत जनित्र वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए क्या कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप जनरेटर देखते हो, जनरेटर पे हम लोग जो हैंडल मारते हैं तो उसको तो हम यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं ना, तो पहले यांत्रिक ऊर्जा देंगे, जब हैंडल मारेंगे तो जनरेटर चालू होगा, तो जनरेटर जब चालू होगा तब जाकर वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो वही कह रहा है कि विद्युत जनित्र वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है यह, तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो अब हेडिंग लिखेंगे सिद्धांत इसका। ठीक है, अगली हेडिंग रहेगी सिद्धांत। लिखेंगे कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब क्या है समझिए। यहाँ तक कह रहा है कि कोई बंद कुंडली है, ठीक है, अब बंद कुंडली में अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर तेजी से उसमें हम लोग इस तरह घुमाएं, जितना तेजी से घुमाएंगे तो यह आप लोगों का इतना तेजी से इसमें से रेखाएं जो हैं निरंतर परिवर्तन होते रहेंगे। ठीक है, वही कह रहा है कि जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखा में निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, और जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और वह परिपथ हुआ कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है और इसमें से एक धारा दिशा इसमें से बहने लगेगी। ठीक है, वही कह रहा है। अतः कुंडली को घुमाने में व्यय मतलब खर्च यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जितना हम लोग इसमें से हैंडल जितना तेज घुमाए रहेंगे, जितना हम लोग यांत्रिक ऊर्जा खर्च के रहेंगे, वही यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। यही सिद्धांत था इसका। ठीक है, यही आप लोगों का इस पे चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। इसके बाद हम लिखेंगे कार्यविधि इसका। ठीक है, अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी, कार्यविधि। कार्यविधि में पहला पॉइंट लिखेंगे चित्र में दिखाए अनुसार, मतलब चित्र में दिखाए गए अनुसार। तो पहले चित्र ही तो बनाओगे। देखिए ये बोला चित्र में दिखाए गए अनुसार। ठीक है, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। जो कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अर्थात इस समय उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा जो है शून्य होगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे जैसे जैसे कुंडली, अब सुनिएगा यहीं से कहानी, जैसे जैसे कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, जैसे जैसे कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में इस तरह घूमेगी, उनमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार जितना दक्षिणावर्त में इतना घूमेगी स्पीड में, ठीक है, इस तरह घूमेगी, तो चुंबकीय बल रेखाएं या फ्लक्स का मान भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया आप लोगों को, बढ़ता जाता है। उसी में लिखेंगे दूसरे पॉइंट में कि तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मतलब बढ़ेगा और विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा जो होगी उत्पन्न होगी, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के वाले नियम से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ देखे हैं ना उसमें हम लोग। ठीक है, तो उसी अगर दिशा को अगर हमको ज्ञात करना है तो दिशा किसे ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से उस दिशा को ज्ञात करेंगे। कह रहा है कि वाय परिपथ में इसकी दिशा जो है यक्ष से वाई की ओर होती है। अगर बाहरी परिपथ में देखें तो उसकी दिशा यक्ष से वाई की ओर होती है। देखिए आपका यक्ष और वाई है,
एक्स वाई में तो देखिए ये हैंडल, अगर हैंडल को ऐसे घुमाएंगे, इस तरह हैंडल को मारेंगे तो एक्स से वाई की तरफ दिशा इस तरह जाएगी। वही कह रहा है कि इसकी दिशा एक्स से वाई की ओर होगी। जब कुंडली उसी दिशा में घूमते हुए ऊर्ध्वाधर भुजा ए बी ऊपर तथा सी डी नीचे होती है। भुजा अगर ए बी की बात करें तो देखिए ए बी इस तरह ऊपर है और सी डी इस तरह यहाँ पे नीचे है। अगर इस तरह जाएगी तो यहाँ से ऐसे जाएगी, ऊपर से होगी नीचे जाएगी। तो ये कह रहा है ए बी ऊपर और सी डी नीचे हो जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा अधिकतम होती है। कुंडली इस बीच 0 से 90 अंश घूमी होती है। कह रहा है कि अगर ए बी ऊपर है, सी डी नीचे है, ठीक है, तो उसमें उस समय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो सबसे ज्यादा होगा, अधिकतम होगा। और कुंडली उस समय कितना 0 से लेकर 90 डिग्री तक घूम गई होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, कह रहा है कि कुंडली के और अधिक घूमने पर कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाता है। अगर चुंबकीय और यहाँ पर और घुमा दिया जाए उसको, तो अगर कुंडली को और अधिक घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाता है। और कुंडली के क्षैतिज होने पर, कुंडली क्षैतिज मतलब सीधी रेखा में होने पर भुजा सीडी के स्थान पर ए बी चला जाता है तथा ए बी के स्थान पर सी डी आ जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा धीरे धीरे कम होकर शून्य हो जाती है और कुंडली इस बीच कितना 90 से 180 अंश घूम जाती है। तो जब 90 से 180 अंश घूम जाती है तो उस समय क्या होता है कि ए बी के स्थान पर सी डी और सी डी के स्थान पर ए बी आ जाता है और उस समय विद्युत वाहक बल कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट लिखोगे कि कुंडली की ओर घुमाने पर, कुंडली को और घुमाएंगे तो कुंडली को और घुमाने पर उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे क्षैतिज में चला जाएगा सीधे में तो कम हो जाता है, फिर उसको घुमाओगे तो क्षैतिज से जैसे आगे आएगा तो उसका मान फिर बढ़ जाएगा। तो एक कुंडली की ओर घुमाने पर उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान फिर से बढ़ना शुरू होता है। परंतु इस समय यदि धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से ज्ञात की जाए तो हम दूसरे कंडीशन की तुलना से ये कह सकते हैं कि विपरीत दिशा में होगी, जस्ट उसके उल्टा दिशा में होगी तथा वाय परिपथ में यक्ष से वाय की ओर प्रवाहित होगी। कुंडली के ऊर्ध्वाधर, देखिए कुंडली के ऊर्ध्वाधर की अगर हम बात करें तो भुजा सी डी ऊपर की तरफ और ए बी कहाँ हो जाती है, नीचे की तरफ होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत धारा अधिकतम होने लगता है, मतलब फिर उसका मान बढ़ जाता है। और इस बीच कुंडली कहाँ 180 से 270 के बीच घूम जाती है। देखिए कंडीशन क्या हुआ था, 0 से जब 90 था तो विद्युत धारा की मान एकदम और प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ रहा था, और जब एंगल 90 से 180 हो गया क्षैतिज में तो उसका मान फिर घट गया, और फिर 180 से 270 के बीच फिर घुमा तो फिर उसका मान बढ़ गया। ठीक है, वही कंडीशन है। फिर कह रहा पचमा कि यदि कुंडली की ओर घुमाया जाए, मतलब कुंडली को और आगे घुमाया जाए जिससे कि वह दिशा पहले के अनुसार स्थिति में हो, मतलब 0 से 90 अंश की स्थिति में हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा का मान कुंडली के क्षैतिज होने पर शून्य होगा। तो क्षैतिज जब हो जाता है तो शून्य हो ही जाता है। ठीक है, अब यह इसका फिगर है। अब जाके यह पूरा का पूरा आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आप लोगों को इसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर विद्युत जनित्र आपने पढ़ लिया है तो विद्युत मोटर भी आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए 13 में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 या तो आपको विद्युत जनित्र देगा या तो आपको विद्युत मोटर देगा, लेकिन देगा जरूर 100% देगा। ठीक है, तो विद्युत मोटर का नामांकित तारेख खींचिए और इसका सिद्धांत बताइए, कार्यविधि लिखिए और विभक्त वलय का क्या महत्व है ये भी आप बताइए। सबसे पहले इसका हम लोग चित्र देखेंगे। यह चित्र देख लो आप लोग, ये चित्र नोट कर लो। यही चित्र है आप लोगों का विद्युत मोटर का। ये आपका विभक्त वलय है पी तथा क्यू, ये आपका धुरी है, ये आपका ब्रूस है, एक्स और वाई क्या है ब्रूस है, आपका ए बी सी डी आपका कुंडली है। ठीक है, यहाँ पे आपका बैटरी लगा हुआ है, आपका कुंजी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों का फिगर है विद्युत मोटर का। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लो। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विद्युत मोटर। मैं छोटा करता हूँ इसको। ठीक है, विद्युत मोटर लिखोगे। विद्युत मोटर का एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए अभी हमने जनरेटर देखा है, जनरेटर में क्या था कि यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रहा था विद्युत ऊर्जा में, लेकिन मोटर है, मोटर क्या होगा विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। क्योंकि जैसे मोटर आपका पंखे में लगा होता है, तब पंखा ऐसे थोड़ी चलता है, पंखा में हम लोग पहले लाइन देते हैं, तब लाइन देंगे मतलब विद्युत ऊर्जा देंगे, तब वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, मतलब हवा में कन्वर्ट होगा, हमको हवा देता है। तो जस्ट उसका उल्टा होता है विद्युत जनित्र का। ये विद्युत मोटर हो गया। हेडिंग डालोगे सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करता है लिखेंगे। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें प्रवाहित
उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। पहले सुनिए कहानी। कह रहा है कि जब किसी कुंडली को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वो घूमने लगती है। देखिए कितना अच्छा कंडीशन सिद्धांत का है। ठीक है, तो सिद्धांत क्लियर हो गया ना आप लोगों को। कह रहा है कि जब किसी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर अगर धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें एक बल काम करने लगता है और यह कुंडली की अक्ष पर घूमने लगता है। अगर वह स्वतंत्र है तो घूमने लगती है। सिंपल। देखो कार्य विधि इसका देख, सिद्धांत हो गया, कार्य विधि देखो कितना सिंपल है। कार्य विधि इस तरह कार्य करती है कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली के दाएं हाथ में, इसमें बाएं हाथ का नियम काम करता है, याद रखिएगा मोटर में। तो कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ठीक है, यह बल युग्म बनाते हैं। कह रहा है जिसके कारण कुंडली जो है दक्षिणावर्त दिशा में क्या होती है, घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी क्या होता है, घूमने लगता है। कितना सिंपल टॉपिक है। इस विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल जो है लगातार एक ही दिशा में कार्य करती हो। बताइए कितना सिंपल टॉपिक हमने इसको कर दिया। कार्य विधि में देखिए कितना सिंपल है, बस हो गया। हमसे पूछा था विभक्त वलय का कार्य है ना, क्या महत्व है, तो लिखेंगे विभक्त वलय का महत्व लिखेंगे। विभक्त वलय का कार्य जो है कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का ब्रूसों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत दिशा में ब्रूसों से संपर्क जुड़ जाता है और इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती है। ठीक है, तो देखिए कितना विभक्त वलय का कार्य क्या होता है। तो देखिए विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना होता है। सिंपल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों को टॉपिक जो आपको बता रहा हूँ विद्युत मोटर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक विद्युत मोटर, एक विद्युत जनित्र, अभी हमने फैराडे का और चुंबकीय प्रेरण नियम बताया है, वो वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, 100% बनेंगे, लिखित बता रहा हूँ आपको। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना, ईमानदारी से, जो मेरा पे विश्वास करना, जो भी प्रश्न बता रहा हूँ उसको तैयार करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।